हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। फिर मैं आ गया हूं आप लोग के मैट्रिक के बोर्ड के 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपके 100 गो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का बिहार बोर्ड में आता है उसमें से 50 क्वेश्चन बनाना होता है, 50 का 50 क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए और मैं पूरा ये बताने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव, इतना पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छा से घर पे बैठ के तैयारी भी करते होंगे। अब हम लोग चलते हैं मैट्रिक में। हमारा जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो आएगा वो टोटल क्वेश्चन को मैं संग्रह करके लेकर आया हूं। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ऑल क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। जहां भी आपको दिक्कत हो, अगर मैं बता रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको सर ये दिक्कत है, मैं उसको जरूर हल करूंगा, आपको बताऊंगा। इसलिए आप सभी लोग बने रहिए पूरे वीडियो तक। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या एक होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट ही एक से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी पॉजिटिव में होता है, इन्फिनाइट तक होता है। और इस संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? एक होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है। जैसे 2 का गुणनखंड तोड़े तो 2 गुने 1 हुआ, 3 का तोड़ेंगे तो 3 गुने 1 हुआ। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या कौन होती है। तो सम अभाज्य जो संख्या होती है वो सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सम अभाज्य संख्या जो होती है वो भी आपकी 2 होती है। यानी दुनिया के जितने भी सम संख्या है वो सभी सम संख्या में मात्र 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। और सम अभाज्य संख्या भी कौन होती है? 2 होती है। और एक और क्वेश्चन आप लोग में इसमें एग्जाम में पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक जो गिनती होता है उसमें कितने अभाज्य संख्याएं होती है? तो उसमें 25 अभाज्य संख्या होती है। सबसे 1 से 100 तक गिनती में कितने अभाज्य संख्या? 25 अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या वो भी आपका 2 होता है। तो क्लियर हुआ? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? तो 4 होता है, क्योंकि सबसे छोटा 4 जो है उसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसके गुणनखंडों की संख्या देखिए 2 गुने 2 गुने 1 यानी 2 से अधिक हो गया। तो जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है वैसे संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो 2 होती है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछेगा भी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, 2 गुने 4 यानी कि 8 हो जाएगा। आपके एग्जाम में यह भी पूछेगा कि 2 और 4 जो प्रथम भाज्य संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या ये दोनों का मौसक कितना होगा, यानी एचसीएफ कितना होगा? तो 2। दोनों का लौसक कितना होगा? तो 4। दोनों का लौसक कितना होगा जी? 4। यानी दोनों का मौसक होगा 2, दोनों का लौसक यानी एलसीएम होगा 4। फिर से एक बार सुनते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों संख्याओं का गुणनफल तो 4 दूना 8। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना हुआ? तो 2। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लौसक कितना हुआ? तो 4। हमको जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। 1 से 100 तक गिनती में कितने अभाज्य संख्याएं? तो 1 से 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय निकाल सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत हम लोग परिमेय भी निकाल सकते हैं और अनंत हम लोग अपरिमेय भी निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? तो अनंत। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितना अपरिमेय निकाल सकते हैं? तो अनंत।
या दो अपरिमेय के बीच कितने अपरिमेय निकाल सकते हैं? तो अनंत, अर्थात इस तरह के जितना भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हैं। चलिए, दो अपरिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या होती है? तो ये भी देखिए अनंत, अभी आप लोग को जस्ट बताए हैं। यूक्लिड विभाजन जो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन जो सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये सूत्र को यूक्लिड ने बनाया था, इस सूत्र को यूक्लिड ने बनाया था, और जिस किताब में लिखा था उस किताब का नाम था यूक्लिड एलिमेंट्स, यूक्लिड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, यूक्लिड एलिमेंट्स। और यूक्लिड एलिमेंट्स के भाग संख्या इन्होंने 7 में इस सूत्र का चर्चा किया था। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र को कौन बनाया था? यूक्लिड बनाया था। उसके बाद यूक्लिड किस किताब में लिखे थे? उनका किताब का नाम था यूक्लिड एलिमेंट्स। यूक्लिड एलिमेंट्स के किस भाग में लिखे थे? तो 7 भाग में लिखे थे। और इस यूक्लिड विभाजन जो सूत्र होता है इससे हम लोग केवल क्या निकालते हैं? तो मौसा निकालते हैं। इससे हम लोग केवल क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ निकालते हैं। मौसा यानी कि एचसीएफ निकालते हैं। उसके बाद अभी आप लोग को जस्ट बताए हैं कि प्रथम अभाज्य और प्रथम भाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो 2, और उसका लौसा कितना होता है? तो 4। अभी जस्ट आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे। तो क्लियर, ये पूरा क्लियर आप लोग कर लिया। अब इस सूत्र से इसके बाद हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहां पे जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 10 नंबर। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का वैल्यू निकाले। बाबू जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आपको मिले कि इसका मौसा इस रूप में होता है तो इसमें m का वैल्यू निकाले, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 65 और 117 का मौसा निकाल लेना है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा यूक्लिड विभाजन सूत्र से, चाहे भाज्य गुणनखंड से। जब निकालिएगा तो 65 और 117 का मौसा होता है 13। इसका निकालने का तरीका भी है, अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो हम लोग देखेंगे किस संख्या से दोनों भाग लग जाएगा। तो दोनों में 13 से भाग लग जाएगा। दोनों में 13 से 13 पचे 65 और 13 नवा 117, यानी दोनों जब 13 से कट जाएगा तो ये दोनों का हमारा मौसा जो होगा यानी एचसीएफ जो होगा वो होगा आपका कितना जी? 13। अब कह रहा है कि इसका जो एचसीएफ है वो 65m माइनस 117 के रूप में। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है कि 65m माइनस 117 बराबर एचसीएफ। कह रहा है ना कि इसका मौसा जो है, इसका जो मौसा निकलेगा वो 65 माइनस 117 के बराबर होगा। अब कुछ नहीं करना है, 65m 117 माइनस में उधर गया तो प्लस, एचसीएफ का मान है कितना? तो 13, 117 प्लस में इधर गया माइनस में इधर गया तो 117 माइनस में इधर गया तो आपका प्लस हो गया। 117 13 130। अब आपका m बराबर 130 बटा 65, यानी कि कट गया तो आपका आंसर आ गया 2। हमको लगता है क्लियर हो गया सबको। कुछ नहीं करना, इसका एचसीएफ निकालना है और जिस रूप में दिया उतना बराबर एचसीएफ कर लेना है। अब कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप 2p या 2p प्लस 2 के रूप में होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2p लिखा है या 2p प्लस 2 लिखा है, यानी तब क्या करेंगे, इस p के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 जो मन कर रख लीजिए। चलिए हम 1 रख के देखते हैं, चाहे 3 रख के देख लेते हैं। 3 दूना कितना जी? 6। तो 6 एक सम संख्या है। 2 गुना इस p के जगह पर 4 रख लेते हैं, तो 4 दूना 8 और 2 कितना जी? 10। यानी देखिए तो 10 भी आपका सम संख्या है, 6 भी आपका सम संख्या है। जब दोनों सम संख्या है इसका अर्थ है कि ये टोटल संख्या भी मेरा कौन संख्या? सम संख्या है। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग रख के बना लीजिएगा। 2 लगातार संख्या का मौसा कितना होता है? तो 1 होता है। सुन लीजिए, 2 लगातार संख्या जैसे 3 4 10 11 लगातार संख्या हो तो उसका मौसा कितना होता है? 1 होता है। और सुन लीजिए, लगातार कोई भी प्राकृतिक संख्या हो कितना भी हो तो उसका मौसा 1 होता है। लगातार सम संख्या हो जैसे 2 4 6 8 इस तरह हो तो उसका मौसा जो होता है वो 2 होता है। लगातार विषम संख्या हो जैसे 1 3 5 7 तो इसका मौसा 1 होता है। याद रखिएगा, लगातार संख्या का मौसा 1, लगातार 2 संख्या का मौसा 1,
लगातार सम संख्या का मौसा 2, लगातार विषम संख्या का मौसा 1, कितना भी अभाज्य संख्या हो अगर एक साथ है तो उस अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है, और उसका लौसा उसका गुणनफल होता है, उसका लौसा उसका गुणनफल होता है। अब देखते हैं, चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार संख्या का मौसा 1, 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2, 2 लगातार विषम संख्या का मौसा 1। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये 5000 जो 5 है इसको इस तरह अभाज्य गुणनखंड आपके 10th में पूछता है। 5 से 1 हो जाएगा 1001, फिर ये कटेगा 7 से, 7 एका 7, यहाँ पे 3, 7 चौका 28 और 7 त्रिका 21 कट गया, फिर 11 से कट जाएगा, 11 एका 11, 11 तिया 33, यानी कि 5005 का हमने गुणनखंड तोड़ा, अभाज्य गुणनखंड तोड़ा। अभाज्य गुणनखंड उसको बोलते हैं जिसके गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4, तो गुणनखंडों की टोटल संख्या इसमें कितनी हुई जी, 4। एग्जाम में भी पूछेगा कि इस 5005 में 5 के घात कितना होगा, जो 5 संख्या आएगा उसके घातों की संख्या बताएं, तो इसमें 5 कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। टोटल घात पूछेगा कि 5005 में कितने घात हैं, तो 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1, 13 के पावर 1, यानी 1 2 3 4, 4 घात भी हुआ। समझ में आ गया? यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 4 होंगे। कह रहा 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा, तो 64 के वर्गमूल आप निकाल लीजिए। निकालना क्या है, 64 के वर्गमूल हो गया 8, कह रहा है कि 64 के घनमूल हो गया तो 4, ये दोनों में भाग कर दिए तो आ गया 2। देखिए आपका आंसर 2 दिया है, 2 होगा। कह रहा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः एक चक्कर लगाने में क्रमशः, यहां पे मिसप्रिंट है देख लीजिए, 4 मिनट 8 मिनट तथा 12 मिनट समय लेते हैं, 12 मिनट समय लेते हैं। तो अब कितने समय के बाद अगर वो चक्कर लगाएं, मैंने मान लेते ग्राउंड है और एक ग्राउंड को चक्कर लगाना है, तो 3 को दोस्त है, एगो 4 मिनट में दौड़ता है, एगो 8 मिनट में दौड़ता है, एक 12 मिनट में, तीनों साथ में चले गए दौड़ने के लिए। अब तब कह रहा है कि दौड़ो, और दौड़ने के बाद कितना समय के बाद ये तीनों एक जगह फिर आएंगे, मिलेंगे जहां से दौड़ना शुरू किए थे। बाबू जैसे इस तरह के क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करना, आप केवल उसका लौसा निकाल देना। लघुत्तम 4 8 12, कितना 4 से कट जाएगा, 4 एका 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, गुना कर दिए, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, यानी 24 मिनट के बाद ये तीनों के तीनों जिस प्रारंभिक बिंदु से दौड़ना शुरू किए थे उसी बिंदु पर आके मिल जाएंगे। इसी पर क्वेश्चन आता है कि 3 घंटी एक साथ बजती है, अगर पहली घंटी का अंतराल 4 मिनट है, चाहे 2 मिनट है, दूसरी घंटी का अंतराल 6 मिनट है, तीसरी घंटी का अंतराल 8 मिनट है, तो कितने समय बाद ये तीनों घंटी पुनः एक साथ बजेगी। इस क्वेश्चन को बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर उसका दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये तो हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बस वीडियो तक बने रहिएगा, अंत तक पूरा आपका 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। कह रहा है कि P और Q अभाज्य संख्या है तो इसका SCF क्या होगा, तो P और Q अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है, SCF जो होता है वो हमेशा 1 होता है, आप लोग को बताए हैं, और लौसा जो होता है इसका गुणनफल हो जाएगा, यानी P गुने Q हो जाएगा। ठीक है, एक कोचिंग का एड्रेस है ऑल इन वन कोचिंग सेंटर औरंगाबाद बेतिया, गाइडेड बाय अरविंद सर, और इस कोचिंग के टीचर है DK शर्मा सर, और इस कोचिंग के संस्थापक कहिए, डायरेक्टर कहिए, वो प्रविंद सर हैं जो इस कोचिंग को चलाते हैं, और ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है। अगर जिसको पढ़ना हो वो बेतिया वेस्ट चंपारण बिहार में यहाँ पे चलता है। इस कोचिंग का नाम है ऑल इन वन कोचिंग सेंटर बेतिया औरंगाबाद। आइएगा, वहाँ किससे पूछिएगा कि ऑल इन वन कोचिंग कहाँ है, कोई बता देगा। जिला का एक चर्चित कोचिंग है, आप लोग का मस्ट वेलकम है। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका भी सपना 450 प्लस है तो आप आइए ऑल इन वन कोचिंग में, और यहाँ अच्छे अच्छे टीचर से आपको मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, सोशल स्टडी, आपका इंग्लिश,
साथ ही साथ आपको उर्दू के साथ ही साथ आपका नॉन हिंदी, ऑल सब्जेक्ट यहाँ 10th का कराया जाता है, 9th का कराया जाता है। बैच स्टार्ट है, आप लोग जल्द आके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी होता है। एक सूत्र है, मौसा गुने लसा बराबर ए गुने बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको ध्यान दीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान अगर डिग्री में पूछता है तो डिग्री में 180 डिग्री होता है। इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, साइन पाई बाई 4, तो साइन का साइन, पाई का अर्थ हुआ 180, अब 4 का भाग कर देंगे 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2। तो अगर डिग्री में पूछेगा तो पाई का मान 180 डिग्री। इस तरह अगर पूछता कि पाई कौन संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके मान का खोज कौन किए थे? तो आर्यभट्ट किए थे, और बताए थे कि यह संख्या जो अपरिमेय, इसका दशमलव कभी कटने वाला नहीं है। इसका दशमलव जो है अनवसानी अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। और वैसे दशमलव को हम लोग कौन संख्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए या भाग कीजिए, कुछ भी कीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय एक साथ हो तो टोटल संख्या अपरिमेय कहलाता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा 2√2 कौन संख्या? तो 2 मेरा परिमेय है, लेकिन √2 मेरा अपरिमेय है। दोनों के साथ मिल गया तो ये मेरा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग है, आपके बोर्ड में पूछेगा। 147 लिखा हुआ, 1.47 के ऊपर बार है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, टोटल संख्या लिख देना, 147 का 147। जिस पर पाई नहीं है उसको घटा दो, दशमलव के बाद हो चाहे पहले हो। तो 14 को इसमें से घटा दिए। नीचे का जो काम करना है वो दशमलव के बाद वाले का। तो दशमलव के बाद में है कितना अंक? तो 2 अंक। ये 2 अंकों में पाई कितना पर? 1। तो जितना पर पाई होगा उतना 9, और दशमलव के बाद जितना पर पाई नहीं होगा, यानी 1 अंक पर पाई नहीं है तो 1 0। 147 में से 14 गया तो 133, अब बटा आपका हो गया 90। शांत दशमलव में क्यू का जो गुणनखंड होता है वो हमेशा 2 होता है, या 5 होता है, या 2 गुने 5 के रूप में होता है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 13/50 ये शांत है कि अशांत है, तो आपको इस 50 का गुणनखंड तोड़ना है। 2 से 25, फिर 5 से 5, यानी इसके गुणनखंड में देखिए केवल 2 और 5 है। जब केवल 2 और 5 आएगा तो ये दशमलव शांत है। ये क्या है? शांत है। साथ ही साथ एक और चीज में देखना है, बच्चे गलती करते हैं। जैसे एक साल पूछा था एग्जाम में 6/15 ये शांत है कि अशांत है, तो बच्चे इसी का ट्रिक लगाए थे और बोले थे कि अशांत है। नहीं, बल्कि ये शांत है। जो कटने वाला है उसको काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ये 2/5 आ गया, और ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कटने वाला है तो उसको काट लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आ गया है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए हम लोग संख्या को पढ़े। इसमें क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन फिर एक बार पूछेंगे, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। और पूरे वीडियो को देखते चलिए, पूरा 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। इस वीडियो को अगर देखते हैं 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। चलिए, द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात बहु, यहां देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी भी 0 नहीं होता है। अगर इसी प्रकार त्रिघात का पूछ दे तो यहां पर लिखिएगा ax के पावर 3, bx के पावर 2, cx + d, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अर्थात आप द्विघात और त्रिघात के व्यापक रूप लिख सकते हैं। अब कह रहा द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। इसके कॉमन नेम में हम लोग इसको बुलाते हैं, चाहे इसको पुकारते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और कौन? बीटा। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। y² - 6y + 8, y² - 6y + 8 के घात। जब भी आपसे घात पूछे, इसी घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं?
पावर, जब आपसे घात पूछे या तो पावर पूछे तो इसमें देखते हैं कि ABCD का कौन सा लेटर है। तो हमने देखा कि ABCD का इसमें y है और y का सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो इसका घात हो गया 2। द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, कुछ इसमें मिसप्रिंट है, टाइपिंग में दिक्कत हुआ है, मैं सुधारते जाऊंगा, आप लोग भी सुधार लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है शून्यक का योग, तो शून्यकों का योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। उसी प्रकार शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c। ठीक है जी। इस पर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में हर साल पूछता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कहेगा 2x² प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। तो फॉर्मूला पड़े है -b/a बराबर माइनस का माइनस, इस b के जगह पर देखिए 3 और a के जगह पर देखिए 2, -3/2। अल्फा इंटू बीटा c/a, c के जगह पर देखिए आपका 5 है, a के जगह पर 2 है, आंसर हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c, माइनस b के जगह पर 3 और आपका c के जगह पर क्या लिखिएगा, तो 5 लिख दीजिएगा। अर्थात ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में बना सकते हैं। यही मैंने लिखा हुआ है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2 शून्यक दिया जाए तो उससे कितने बहुपद निकाल सकते हैं। तो अगर 2 शून्यक दिया जाए तो हम लोग अनलिमिटेड बहुपद को निकाल सकते हैं, अनंत बहुपद निकाल सकते हैं। कितने शून्यक से? 2 शून्यक से अनंत बहुपद निकाल सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का अर्थ होता उल्टा हो, तो a बराबर c होता। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाए 2x² प्लस 3x प्लस k का कहे कि इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो आपका इसमें k का मान ज्ञात करें, तो a बराबर c होता है। तो a का मान देखिए 2 है और c का मान k है, तो k बराबर आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। कह रहे क्वेश्चन देगा यदि द्विघात बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a बराबर c होता है, a का मान 2, तो यहाँ c का भी मान 2 होगा, c के जगह पर k है तो k का भी मान 2 होगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख कैसा होता है, तो परवलय होता है, यानी इसका ग्राफ इस तरह होगा या इसका ग्राफ ऐसे होगा, परवल जैसे होगा, रेखा जैसे नहीं होता है। वही एग्जाम में पूछे कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे होता है, तो रैखिक समीकरण का ग्राफ सीधी रेखा में होता है, सरल रेखीय होता है। ठीक है। कह रहे शून्यक 2 तथा 3 है तो बहुपद ज्ञात करे। यहां पर माइनस नहीं होगा, ये केवल प्लस होगा, मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है। तो x² का x² माइनस का माइनस, पहला शून्यक को अल्फा दूसरा शून्यक को बीटा, यानी 2 + 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 × 3 कर दीजिए इसको सॉल्यूशन, आंसर आपका आ जाएगा। क्या होगा, x² माइनस 2 और 3 5x, अब प्लस 3 दूना 6, आंसर आ गया। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा वीडियो, जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर ये दिक्कत है। यहां कह रहा है एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है क्वेश्चन की x² माइनस 3 का शून्यक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, x² माइनस 3 का शून्यक तो बराबर 0, x² ये माइनस में 3 उधर गया तो प्लस, स्क्वायर जब जाता है उधर तो प्लस माइनस √3, यानी x का वैल्यू माइनस, एगो प्लस में √3 और एक माइनस √3, आपका आंसर हो गया जो दिया हुआ है आपके एग्जाम में देगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है कि x के पावर n फिर प्लस 1 का गुणन x + 1 होगा, कब, जब तभी, कब होगा, सिर्फ तभी होगा जब n का मान एक कौन संख्या होगा, तो विषम संख्या होगा।
n का मान कौन संख्या होगा, विषम संख्या होगा। कैसे, देखिए जैसे x है, x के पावर n प्लस 1 है, x के, चमक नहीं रहा है, ठीक है, x के पावर n प्लस 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस x n के जगह पर क्या रखेंगे, 1 2 3 रख के देखेंगे, धनात्मक संख्या, तो x के जगह पर 1 रखा प्लस 1 रखा, ये x प्लस 1 आ गया। देखिए तो x प्लस 1 x प्लस 1 का गुणनखंड है। अगर हमने 2 रखा तो x के पावर 2 प्लस 1, अर्थात इसको हम गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका ये x प्लस 1 का फॉर्मेट नहीं है, अर्थात ये 2 पर नहीं होगा। x के पावर अगर हम 3 लेते हैं, अब प्लस 1 लेते हैं, तब देखिए कैसे, इसको भी 3 कर दीजिए, अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स, अब प्लस 1, ये फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी हमने x प्लस 1 ला दिया, और x प्लस 1 देखिए इसका गुणनखंड है, अर्थात हमने जब 3 रखा, हमने जब 1 रखा, तो उसके गुणनखंड में x प्लस 1 आया, x प्लस 1 आया, और 1 और 3 दोनों संख्या विषम संख्या है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसके गुणज में कब होगा, जब n का वैल्यू 1 हमारे लिए कौन संख्या होगी, विषम संख्या होगी। चलिए जल्दी से देखते चलिए, आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरा समीकरण है। a1 बट्टा a2 सूत्र याद रखिएगा, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, इसका हल अद्वितीयक होता है, रेखा प्रतिच्छेदी होती है, समीकरण संगत होता है। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है, बराबर है c1 बट्टा c2, इसका हल अनेक होगा, रेखा संपाती होगी और समीकरण संगत समीकरण होगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है, ये प्लस नहीं है बाबू, मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, इसका कोई हल नहीं होता, और ऐसे समीकरण को असंगत कहते हैं और ऐसी रेखा को समानांतर कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, बहुपद और समीकरण में अंतर इतना ही है कि समीकरण में बराबर 0 होता है, बहुपद में बराबर 0 हम लोग नहीं करते हैं। ए नॉट इक्वल, इसमें भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण के अस्तित्व को निकालने के लिए उसका विवेचक या विविक्तर या तो डी निकालते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल वास्तविक कब होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, यानी कि d का मान अगर प्लस में आता है तो हमेशा कहेंगे कि मूल वास्तविक है, अगर d का मान माइनस में आता है तो लिखेंगे मूल काल्पनिक है, जो नीचे लिखा हुआ है। कह रहा है कि d छोटा है 0 से छोटा कब होगा, जब उसका वैल्यू 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा कब होगा, जब उसका मान माइनस में आएगा। तो d का मान अगर माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक है, अगर d का मान 0 आता है तो मूल आपका समान है, मूल आपका क्या है, समान है। इस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा, नीचे मैं एग्जांपल दिया हूं उसको देख लेंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब लिखा है इसमें कि द्विघाती सूत्र होता है, अगर मूल का अस्तित्व होता है तो एक द्विघाती सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। चलिए इस पर एक क्वेश्चन में हम बता देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल के अस्तित्व ज्ञात करें, अगर मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो आपको इसमें सबसे पहले d निकालेंगे, d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर कितना तो 3 माइनस 4, a के जगह पर 2, c के जगह पर माइनस 1, 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 9 17, यानी d का मान अब प्लस में आ गया तो लिखेंगे कि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अगर माइनस में आता तो लिखते कि मूल वास्तविक नहीं है। अब कह रहा है अगर मूल वास्तविक है तो उनको ज्ञात करें, तो यहां पे फॉर्मूला द्विघाती सूत्र का अप्लाई करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बटा 2a, x बराबर माइनस का माइनस b के जगह पर तो 3 अब प्लस माइनस रूट अंडर 17 यानी 17 अब बटा 2, 1 के जगह पर रख देंगे 2, यानी x बराबर माइनस 3 प्लस रूट अंडर 17
अब बटा 2 दूना 4, एक प्लस में और एक x बराबर -3 माइनस रूट अंडर 17 बटा 4। एक माइनस में लिख देंगे, एक प्लस में लिख देंगे, यही दो मूल हुआ। यानी कि मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपके एग्जाम में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका विवेचक निकालना है, उसका डी निकालना है, और डी निकाल के हम लोग देख लेंगे। अगर माइनस में आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल काल्पनिक है। अगर प्लस में आता है तो मूल का अस्तित्व है, और जब मूल का अस्तित्व है तो उसको निकालेंगे कैसे, यहां द्विघाती सूत्र लगा देंगे। यहां कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 4x² माइनस 25 यानी 4x² माइनस 25 बराबर 0 में x का वैल्यू निकाले। कुछ नहीं, 4x² माइनस 25 है, उधर जाएगा तो प्लस 25, इधर 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग कर देगा, 25 बटा 4, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट कर देगा। x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25 बटा 4 हो जाएगा। प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 4 के वर्गमूल 2, एगो माइनस में एगो प्लस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम क्वेश्चन ए भी है, कह रहा ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में मूल निकालें। तो उसमें भी उसी तरह करना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर लिख देंगे। उसी प्रकार प्लस माइनस क्यू स्क्वायर का वर्गमूल क्यू या ए पी हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में यहाँ पर क्यू कर देना है, यहाँ क्यू कर दे, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, जल्दी बोलिए, निकल जाएगा ना, जल्दी बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले, जिसमें ज्यादा सॉल्यूशन करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका फायदा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन तो बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आएगा। कह रहा है क्वेश्चन इसमें, कह रहा है कि के किस मान के लिए इतना में मूल वास्तविक हो तथा असमान। जब मूल वास्तविक और असमान होता है तो डी बड़ा होता है 0 का। तो इसका डी का फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा है किससे, 0 से। तो बी के जगह पर रखेंगे 4 माइनस 4 गुने 1 के जगह पर रखेंगे k गुने सी के जगह पर रखेंगे 1, बड़ा है 0 से। 4 चौका 16, 4 माइनस 4 के बड़ा होगा 0 से, माइनस 4 के, ये प्लस में उधर गया तो माइनस होगा, माइनस से माइनस कट गया, के बड़ा होगा 16 बटा 4 से, एक कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा बाबू, 16 बटा 4। यानी के का मान आ गया, के ग्रेटर देन बड़ा है किससे जी, 4 से। इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वही कहता कि मूल वास्तविक तथा समान है, असामान्य समान है, तो जहां ये बड़ा का साइन आप लोग दिए हैं, ग्रेटर देन का साइन दिया, वहां पे बराबर 0 कर देना, केवल बराबर साइन दे रहा है। फिर आ गया ये ऑल इन वन कोचिंग सेंटर, ये छोड़ने वाला नहीं है हम लोग को। अब चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5 के मूल बराबर हो, अभी जस्ट आप लोग को पढ़ाए हैं, जब बराबर होता है बाबू तो डी का मान 0 हो जाता है। तो डी बराबर जब 0 होगा तो फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे। बी के जगह पर वैल्यू रख देंगे माइनस पी स्क्वायर, माइनस 4 ए के जगह पर रख लेंगे 1 और सी के जगह पर रख लेंगे 5 बराबर 0। पी स्क्वायर 4 पचे 20, 20 प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में, P बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 20 हो जाएगा। यानी कि P बराबर प्लस माइनस, इसको तोड़ दीजिए, 4 गुने 5 कर लीजिए, यानी कि P बराबर, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, P बराबर प्लस माइनस 2 और रूट अंडर 5 आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ सॉल्यूशन भी कर चुके हैं, प्लस माइनस 2 रूट कितना जी, 5। ठीक है, यहां कह रहा है कि मूल का, कह रहा है कि इसका विवेचक निकाले। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला बताएं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर मान रख लीजिए। अगर माइनस में इसका मान आता है, माइनस में आया ही है, तो लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल काल्पनिक है। मूल क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं आगे।
अगला जो क्वेश्चन है वो समानांतर श्रेणी का है। बाबू इस क्वेश्चन जो समानांतर, इस साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन, पिछले साल भी समानांतर श्रेणी से पूछा था। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी, इसमें प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करें। प्रथम पद जो पहले दिखता है उसको प्रथम पद कहते हैं। सार अंतर हमेशा दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, यानी कि -6 में से -10 को घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 गया तो 4 आंसर हो गया। x+1, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। कह रहे कि समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकाले। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर 3 पद आपको श्रेणी में दे, आप कहे कि इसमें किसी का मान पूछे, तो एक तरीका होता है कि ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कीजिएगा तो इसके बीच वाला के बराबर आएगा। जैसे क्वेश्चन है आपके 10th क्लास की किताब में, यहां पर लिखा 2, यहां पर ब्रैकेट खाली जगह, यहां पर 26। ये ब्रैकेट वाले में क्या भरेंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी 2 + 26 / 2 बराबर आएगा कितना जी, 28। 28 में 2 से भाग के 14, यानी बीच में हम लोग डाल देंगे 14। ठीक उसी तथ्य पर ये भी बनाएंगे, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे, बराबर कर देंगे 3x। तो 1x 5, 4x 5x और 2 × 1 कितना जी 3/2। 3x के नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना कर दीजिए, 1 से इसमें गुना किए तो कितना आएगा जी, इसमें 2 से गुना 3 दूना 6, 1 से गुना किए तो 5x + 3, 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 6x में से 5x गया तो कितना जी x, और x बराबर आ गया आपका कितना जी 3 बन जाएगा। यदि AP के प्रथम पद 2 है और सार अंतर 3 है तो प्रथम 3 पद इसका ज्ञात करना है। तो बाबू AP का एक फॉर्मूला होता, हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम पद को A1 को A कहते हैं, A2 को A+D कहते हैं, A3 को A+2D कहते हैं, A4 को A+3D कहते हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस A के जगह पर कितना रख देना है जी, तो 2। यहां कह रहा है A+D तो 2 + 3 5, यहां पर कह रहा है A+2D तो A का मान 2, 2 और D के जगह पर 3, 3 दूना 6 व 2 8, इसका निकाल दीजिए के जगह पर 2, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 2 11 निकाल सकते हैं, कई को पद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं, आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जिसमें दिक्कत होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, भी जस्ट पढ़ाए भी है, पूछता है बोर्ड में। ए यहां पर ब्रैकेट सी है, तो ब्रैकेट में क्या भरेंगे, इस खाली जगह में हम लोग क्या भरेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। हमने दोनों को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, यानी A+C/2 हो गया। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात करें। तो 30वां पद कहेगा तो 30वां पद का फॉर्मूला होता है A+29D। A+29D, A के जगह पर रख लेंगे 10, 29 का 29, और D का क्या करेंगे, 7 में से 10 गया तो -3, यानी 10 - 87 बराबर -77 आपका आंसर हो जाएगा। श्रेणी 3 प्रकार के होता है। श्रेणी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होता है। समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरोत्तर श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरोत्तर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमित समानांतर श्रेणी और एक अपरिमित समानांतर श्रेणी। परिमित समानांतर श्रेणी उसको बोलते हैं जिस AP के अंतिम पद दिया जाए, 2 5 8 ... दिया जाए तो इसको बोलते हैं अपरिमित। अगर यहीं पे यहाँ पर लिख दे 11 खत्म कर दें तो इसको बोलते हैं परिमित, और इसी में ... दे दिया जाए तो इसको बोलते हैं अपरिमित, यानी अनंत तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि AN बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है AN बराबर 9 - 5n हो तो सार अंतर ज्ञात कर। इसमें कुछ नहीं करना है, जो इसमें n के साथ होगा वही सार अंतर है। तो n के साथ में -5 है तो आपका सार अंतर भी -5 होगा। चलिए कमेंट में इसका भी आंसर दे दीजिएगा। AN बराबर 3n + 5, इसमें D का वैल्यू का मान निकाल के डाल दीजिएगा। इसमें जो n के साथ में, तो n के साथ में -5 है तो आपका सार अंतर -5 हुआ। इस क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि AN बराबर 3n + 5 है तो सार अंतर क्या होगा। इसमें कह रहा है
अब इसका प्रथम पद निकालना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जहां पे n है वहां पे 1 रख देंगे, दूसरा निकालना होगा तो 2 रख देंगे, तीसरा निकालना होगा तो 3 रख देंगे, निकाल लेंगे। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से, ये 3 लिखा हुआ अलग से, 3 से विभाज्य है? तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। इसमें कह रहा है 3 से विभाजित है, तो 10 हमारा प्रथम संख्या नहीं हो सकता क्योंकि 10 में 3 से भाग नहीं लगता है, तो 11 भी नहीं होगा। होगा कौन जी, 12। इस तरह अंतिम कौन होगा, 99। इस तरह निकाल लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, अंतिम में से प्रथम को घटा लीजिएगा, 99 माइनस 12, जिसका पूछ रहा उससे भाग कर दीजिएगा और 1 को जोड़ दीजिएगा, 1 घटा लीजिएगा, कितना आएगा तो 87 बटा 3 प्लस 1, 1 काट दीजिए, कितना आएगा तो 29, और 29 1 हो गया 30। जैसे कहेगा 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है, तो 2 अंकों की कितनी संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है, तो प्रथम संख्या तो मेरा 10 हुआ, अंतिम कितना होगा तो 95 होगा, तो 95 में से 10 को घटा लीजिए, बटा 5 का कह रहा करके 1 जोड़ दीजिए, 95 में से 10 गया तो 85 बटा 5 प्लस 1, 5 से कट जाएगा तो 17, 17 1 18 संख्या है, बन जाएगा। जल्दी बोलिए, बनेगा? जल्दी बोलिए, बनेगा ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इतना बार नहीं समझ में, वीडियो को रिपीट करके देखते जाइएगा और अच्छा है। चलिए देखते चलिए। अब कह रहा है कि प्रथम अंतिम, सॉरी रुकिए इसको हटा देने दीजिए, अंतिम पद का फॉर्मूला है ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला होता है योग का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अंतिम पद दे देता है तो उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, यहां कह रहा 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या, तो 25, और विषम संख्या का योग कहे तो कुछ नहीं 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, यहां कह रहा प्राकृत संख्या का योग, ये फॉर्मूला है, यहां पर लिख देते हैं n इंटू n प्लस 1 अब बाई 2। इस n को नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2 इंटू n, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सम संख्या का योग का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। ये विषम संख्या का फॉर्मूला का योग है n स्क्वायर, याद रखिएगा। सभी वृत्त होते हैं या सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये सभी या सभी वृत्त, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। एग्जाम में पूछे कि 2 समरूप आकृति का नाम लिखे, 3 लिखें तो वृत्त, समबाहु त्रिभुज, वर्ग लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप यहाँ त्रिभुज का साइन यहाँ पे चला गया, मिसप्रिंट है। समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जो भी अगर 2 समरूप त्रिभुज हो तो 2 समरूप त्रिभुज में संगत कोण हमेशा बराबर होती है और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो इनके परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा, 3:4। अगर वहीं क्षेत्रफल कहे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। अगर भुजा देगा क्षेत्रफल निकालने के देते हैं स्क्वायर, आज क्षेत्रफल देगा भुजा निकालने की कहे तो रूट बैठा देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक कथन है, लिखा है कथन है, गलत मिसप्रिंट हुआ है। कथन किसका कथन है? 2 समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान में रहता है, समान अनुपातिक में रहता है। वो कथन किसका है? तो थेल्स का, याद रखिएगा सभी। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है, इसको देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है, तो इसका शीर्षलंब √3a होगा। कैसे? ये देखिए यहां पर लिख देंगे, ये 2a है, ए भी 2a है, ए भी 2a है। यहाँ शीर्षलंब खींचेंगे तो ये हो गया a, ये भी हो गया, ये लंब हो गया। ये बाबू लंब हुआ तो आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस ट्रिक में, P बराबर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण का मान 2a का होल स्क्वायर माइनस b के जगह पर a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर अप माइनस a स्क्वायर। यहां से क्या कीजिएगा,
रूट अंडर 4 में से ए स्क्वायर गया तो रूट अंडर 3a स्क्वायर, रूट अंडर 3 का 3a स्क्वायर से a बाहर निकल गया। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है, इस तरह अर्धवृत्त है, इस पर कोई भी इस तरह कोण बने तो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस बराबर पी आर स्क्वायर लंब स्क्वायर। फिर से सुन लिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर अगर हो तो वो त्रिभुज हमारा समकोण होता है। जब समकोण होगा तो जो कर्ण होगा उसके सामने की भुजा उसके सामने का कोण 90 डिग्री होगा। तो पी आर इसमें कर्ण है तो पी आर के सामने कोण क्यू होगा। जो इसमें दिया है और जो नहीं दिया वही उसके सामने का कोण है। तो पी क्यू आर में पी आर दे दिया तो सामने का कोण क्यू है, क्यू का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर 3 भुजा स्क्वायर होता है। ये सूत्र भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम दिशा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी कह रहा 24 मीटर पश्चिम दिशा में और वहां से फिर उत्तर दिशा में 10 मीटर जाता है। ये 24 मीटर और ये 10 मीटर। तो कह रहा है उसके प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी, ये आपका कर्ण है और कर्ण का फॉर्मूला पढ़े हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, ये आ जाएगा 676। 676 का वर्गमूल 100 मीटर। आप लोग यहाँ 100 मीटर डाल दीजिएगा। कह रहा है एक्स अक्ष की दूरी कहलाती है भुज, याद रखिएगा। और एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि, वाई अक्ष की दूरी पूछे तो कोटि, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो भुज, याद रखिएगा। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस कार्तीय तल पर होते हैं, जिस तल पर होते हैं उस तल को कार्तीय तल कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस तल पर होते हैं उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। और इस कार्तीय तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष और जो वाई अक्ष होता है वो 4 भागों में काटता है। इसीलिए इसके प्रत्येक चारों भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो कार्तीय तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष 4 भागों में बांटता है। इसके प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम में एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, द्वितीय में एक्स माइनस वाई प्लस, तृतीय में एक्स माइनस वाई भी माइनस, चतुर्थ में एक्स प्लस और वाई माइनस। याद रखिएगा, ये पाद बिंदु भी कहता है चतुर्थांश। जैसे पूछ देगा 2 3 2 5 किस चतुर्थांश में है, तो पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस तो प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, याद रखिएगा। पूछेगा -2 -3 किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये मूल बिंदु से दूरी है, याद रखिएगा। x1 मूल बिंदु का दूरी है x और y का रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। कहेगा मूल बिंदु से 2 3 की दूरी ज्ञात करें, तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 तिरका 9 और रूट अंडर 13 मात्रक। ठीक है, तो मूल बिंदु से किसी की भी दूरी पूछे बना सकते हो। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, भी बता सकते हो। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक x0, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होता है तो उसका निर्देशांक 0y। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो y अक्ष पर होता, अभी तो बताया y अक्ष पर होगा तो 0y। कह रहा है इसमें 2 3 में भुज कौन है, तो जो x होता है वो भुज होता है, जो y होता है वो कोटि होता है। प्रथम पाद में प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में पहला x माइनस होता है और y प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है। गलत मिसप्रिंट है, यहाँ पे चतुर्थांश में x प्लस होता और y मेरा क्या होता है, माइनस होता है। याद रखिएगा, ये पाद बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र x2 माइनस, यहाँ माइनस होता है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। इसी से दो बिंदुओं के बीच की, जैसे कहेगा कि 2 3 5 -3 की दूरी निकालें,
तो दूरी निकाले तो क्या करेंगे, ए बी बराबर दूरी निकालेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे, 5 में से 2 गया, फिर -3 में से 3 को घटाएंगे, चलिए 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर 9, -3 -6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 कितना हो गया जी, तो 45, 45 को तोड़ दीजिए, 9 गुने 5, 9 के वर्गमूल 3 और रूट अंडर 5 मात्रक लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दे कहे कि इसका परिमाप निकाले तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 4 और 3 7, अब प्लस इस तरह 4 + 3 प्लस दोनों का स्क्वायर करके 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, 4 3 7, 4 चौका 16 और 9 25, 7 + 25, 25 का वर्गमूल कितना जी 5, तो 7 5 12 आंसर हो गया। चलिए बिंदु इतना से मूल बिंदु की दूरी अभी जस्ट बताया कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बन जाएगा सरल रेखा इतना का इतना, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सरल रेखा इतना 5x - 3y + 10 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार के जगह पर x का वैल्यू, जब x का वैल्यू निकालिएगा तो y वाले को तोप दीजिएगा, y वाले को तोपिएगा तो 10 इधर माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस माइनस में 5 से भाग कर दीजिएगा तो x का मान निकलेगा, यानी कट गया तो -2, यहाँ पर रखिएगा -2। उसी प्रकार अगर y का निकालना है तो x वाले को ढक लेंगे, तो ये -3 जाएगा, -10 में भाग करेगा तो आएगा -+10/3, ये 2 से कट गया, ये आएगा -10/3, तो -10/3 क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो आपके किताब में आंसर दिया रहेगा 10/3 वर्ग मात्रक, यानी x का मान और y का मान निकालकर यहां पे रख लीजिएगा। ठीक है, यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। 3 बिंदु अगर संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। यदि एक त्रिभुज की माध्यिका हो तो उस त्रिभुज को 2 समान भागों में 2 क्षेत्रफलों में क्या करती है, बांट देती है। यहां से अब हम लोग को देखना है, यदि sin थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान निकाले। बाबू इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, यानी b का मान नहीं दिया तो फॉर्मूला लगाएंगे h² - p², यानी कि h का मान कितना लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 -9, 16 में से 9 गया 7, मात्रक आंसर हो गया। ये किसका मान है, आंसर नहीं सॉरी मात्रक √7, ये किसका मान निकला, b का। अब मान किसका पूछ रहा है, cos का, तो cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो b के जगह पर √7, h के जगह पर 4। एक घड़ी की सुई मिनट की सुई केंद्र में मिनट में 60 मिनट में कितना का कोण बनाता है, 360। एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, और वहीं 1 मिनट में वो मिनट की घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सूत्र सब है, याद रखिएगा आप लोग, सूत्र याद रखिएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा। ये सब सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये आपका मान है कि sin 0 डिग्री का मान कितना है, ये भी मान ये आप लोग याद रखिएगा। पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। एक जो क्वेश्चन दिखा है sin 48 बटा cos 42, तो sin 48 दिया है तो 48 को चेंज कर लीजिए, 90 - 42 फिर cos 42। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे एंगल को जोड़ दीजिए, 48 42 90, 48 अब 42 90, 48 42 कितना 90। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आए, साइन के साथ में cos हो तो 1, tan के साथ में cot हो तो 1, और cosec के साथ में sec हो तब भी 1। ठीक है, अगर माइनस में होता इस तरह देखिए, तो अगर माइनस में होता तब इसका आंसर 0, कितना
0। इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो आपको घबराने की बात नहीं कि बहुत बड़ा है। इसमें देखना है कि cos 90 है और cos 90 का मान 0 होता है और 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। 0 आ गया। यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा है तो अल्फा का मान, बाबू जब अल्फा का मान पूछेगा तो पाई बटा 180, अगर x डिग्री का मान पूछेगा तो 180 डिग्री बटा पाई। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में आपके, अल्फा का मान पूछे तो पाई बटा 180, अगर डिग्री का मान पूछे तो 180 बटा पाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे का अर्थ हुआ कि सीधा, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया से, कह रहा है एक छाया है, ये छाया है, कह रहा है कि जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना, अगर इसका 1 हो तो इसका लंबाई कितना √3 गुना। तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। तो इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं। P B का रिलेशन होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर P बाई बी यानी √3 बटा 1। tan का tan, और tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का। ये tan से tan कट गया यानी कि थीटा का मान आपका हो गया 60 डिग्री, यानी कि आपका उन्नयन कोण यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, किसी मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 10 मीटर है। कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो उसकी छाया की लंबाई कितनी मीटर होगी, 10 मीटर। क्यों? कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई ये 10 मीटर है और इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो कह रहा है छाया, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं। तो tan थीटा बराबर P बाई बी, यानी tan कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। P के जगह पर 10, B का मान हमको नहीं पता, tan 45 का मान 1, 10 बटा B क्रॉस गुना कर दो, B बराबर 10 मीटर आंसर आ गया, बन जाएगा। एक वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक वृत्त की बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। एक वृत्त की 2 समानांतर, एक वृत्त है इस पर मात्र 2 समानांतर स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। कितने? तो 2 समानांतर स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की कितने समानांतर स्पर्श रेखा, 2। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने, तो 2। उसके बाद कहे कि एक वृत्त पर कोई बिंदु हो, इस तरह वृत्त है, वृत्त पर कोई बिंदु हो तो 1। वृत्त के अंदर अगर कोई वृत्त इस तरह स्पर्श करता है तो उसका 1 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1, सब नीचे पढ़ाएंगे, अभी और भी है। वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा, हाँ वृत्त की अगर त्रिज्या हम लेते हैं और ये त्रिज्या है, इस पर स्पर्श रेखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बनाती है और इसके द्वारा समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज के जगह वृत्त में इस तरह का कुछ क्वेश्चन बने ऐसे, तो इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, जिसमें इसका मान 110 है तो इसका मान 70 डिग्री हो जाएगा। निकाले हैं आमने सामने के कोणों का योग कितना डिग्री, 180। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास, जीवा उसको कहते हैं जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है, उसे हम लोग वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग उसका व्यास कहते हैं। एक वृत्त की 2 बिंदु पर अगर काटती है, एक रेखा अगर इस वृत्त को 2 बिंदु पर काटती है तो इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं या प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यहां से इसके केंद्र से एक बिंदु 10 मीटर की दूरी पर है, ये 6 मीटर है, तो ये कह रहा है कि इसके स्पर्श रेखा यानी आधार की लंबाई निकालना है। आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया 64, 64 के वर्गमूल 8। एक समानांतर भुजाएं कि सभी, एक समानांतर चतुर्भुज होगा, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं की सभी, एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा अगर वृत्त पर इस तरह स्थित होती है ऐसे, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं।
समचतुर्भुज कहते हैं। वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अंत स्पर्श करने वाले, अंत स्पर्श करने वाले अभी आप लोग को बताए भी थे। अगर कोई वृत्त एक दूसरे को अंदर अंदर स्पर्श करता है, एक बार सब कोई देख लीजिए, एक वृत्त अगर एक दूसरे को अंदर इस तरह स्पर्श करता है तो उसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक। अगर एक वृत्त अगर दूसरे वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक, एक दो आ एक तीन। अगर एक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता, अलग अलग है, तब उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक, दो, तीन आ एक, चार। अब क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पुराने वृत्त और नए वृत्त की, तो एक पहले त्रिज्या उसकी 1 थी, अब उसकी त्रिज्या 3 गुनी तो 3 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 1:9 कर देंगे, ठीक है। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या 7 होगी। कैसे? तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r बराबर 36। पाई किसमें से r कॉमा ले लो, पाई प्लस 2 हो जाएगा बराबर 36, यानी कि हो जाएगा आपका पाई आर का पाई का मान 22/7 प्लस 2, इसका लघुत्तम निकाल दीजिए तो आएगा आर, ये हो जाएगा 22/7, यहाँ पे 14, 36, आर बराबर 36, इस 7 गुने दोनों जोड़ेंगे 36/7, उधर 7/36, 36 से 36 कट गया, 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसका त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर बराबर 2 मात्रक आंसर हो गया, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। कर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। चाप की लंबाई थीटा बटा 180 पाई आर। एक वृत्त, एक घन, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में बदला जा सकता है? तो 8 सेंटीमीटर बड़े वाले घन का आयतन निकाल के छोटे वाले घन से भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 8 का क्यूब कर देंगे, बन जाएगा। दो गोले का आयतनों का, बाबू तनिक इसको ध्यान देंगे, कह रहे कि दो गोले का आयतन का अनुपात दिया 8:27। तो गोला के आयतन में त्रिज्या जो होती है क्यूब में होती है, तो इसका जब त्रिज्या निकालोगे तो घनमूल कर दोगे, तो घनमूल 2:3। क्षेत्रफल जब कहता है तो स्क्वायर में होता है तो हो जाएगा 2 दूना 4:9। केवल गोला में आयतन में पावर हो जाता है त्रिज्या का 3 और क्षेत्रफल में हो जाता है 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान ऊंचाई वाले, ध्यान देंगे, समान ऊंचाई वाले बेलन का आयतन का अनुपात 9:14 है। बाबू जब बेलन की बात कही जाती है तो बेलन का आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें त्रिज्या स्क्वायर में होती है, तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए इसका रूट बैठाएंगे 3:4। अगर क्षेत्रफल कहता है तो क्षेत्रफल होता है पाई 2 पाई आर एच, यानी आर जो होता है सिंपल होता है, आर में ना स्क्वायर होता है ना क्यूब होता है, तो इसके क्षेत्रफल का भी अनुपात 3:4 होगा, ये 3:4 होगा, मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:7 है और उनके ऊंचाई का अनुपात 5:7 है, तो उनके आयतन का अनुपात, हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट गया, पहला बेलन की त्रिज्या कितना है जी, तो 2 का स्क्वायर। पहला बेलन की ऊंचाई कितनी है तो 5, दूसरा बेलन की त्रिज्या कितनी है तो 3, दूसरा बेलन का ऊंचाई कितना है तो 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4 गुने 5, 3 त्रिका 9 गुने 3, यानी 20/9 त्रिका 27, यानी 20:27 आपका आंसर हो गया। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है, माध्य, माध्यक, बहुलक, जिसमें सबसे उपयोगी माप माध्य होता है। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च मान माइनस निम्न मान, परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। यानी कोई अगर संख्या दे दे और कहे 2, अगर संख्या दे दे 2, 5, 7, 3, 4, परिसर कहे, अरे क्या हो गया जी, 2, 5, 7,
3 2 कुछ भी दे, 1 मिनट। अगर परिसर दे दे, किसी का भी परिसर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़े वाले मान में से छोटे वाले को घटा लेना है, यानी 7 में से 2 गया तो 5 आपका परिसर हो गया। ये कह रहा है 19 और 25 का समानांतर माध्य निकाले, तो समानांतर माध्य में कुछ नहीं करता होता, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। इसका कहेगा x का वैल्यू निकाले, तो कह रहा है इसमें माध्य दिया है 7, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो जोड़ लीजिए 4 5 9 दूना 18, 18 11, 18 11 29, 18 और 11 29, अब प्लस x, अब बटा 5 है तो बटा 5, अब बराबर 7, क्रॉस गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 29 प्लस x बराबर 35, x बराबर 35 माइनस 29 बराबर 6। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकाले, तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकाले, तो पहला विषम 1, दूसरा विषम 3, तीसरा विषम 5, चौथा विषम 7, अब पांचवा विषम 9। तो विषम संख्या का पूछे लगातार संख्या दे तो उसका सूत्र होता प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम अब बटा 2, यानी 10 बटा 2 कट गया तो कितना जी 5। किसी भी लगातार संख्या का दे तो प्रथम प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। लगातार संख्या का माध्य पूछे तो प्रथम प्लस अंतिम अब बटा कितना जी 2, प्रथम प्लस अंतिम अब बटा कितना जी 2, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है प्राकृत संख्या का माध्य, तो प्राकृत संख्या का माध्य होता है n इंटू n प्लस 1, नहीं सॉरी n प्लस 1/2। जैसे कहेगा प्रथम 100 प्राकृत संख्या का माध्य, तो 100 प्लस 1 अब बटा 2, 101 बटा 2 काट दो 50.5। सम संख्या का माध्य, सम संख्या का माध्य n प्लस 1, विषम संख्या का मान n, जितना विषम संख्या उतना ही उसका माध्य होता है। 10 और 20 का वर्ग अंतराल है तो इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, दोनों को जोड़कर भाग 2 से कर दीजिए। अधिक बार आने वाले आंकड़े को हम लोग बहुलक कहते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। संचयी बराबरता के वक्र रेखा को त्वरण करते, हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस साल भी पूछेगा। त्वरण से केवल माध्यक निकाला जाता है। ठीक है, P प्लस प्रायिकता का मान, घटना होने की प्रायिकता घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 और 1 से छोटा या 1 होता है। ठीक है, प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। यदि घटना की प्रायिकता 0.7 है, ये दशमलव है, यानी घटना की प्रायिकता P का मान अगर 0.7 है तो P डैश का पूछे तो हमको कुछ नहीं करना, 1 में से P को घटा लेना है, यानी 0.3 कर लेना है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग का 150 क्वेश्चन का संग्रह हुआ। ये 150 क्वेश्चन में से आपको मात्र 50 बनाना है। बस बाबू एक बार एफर्ट लगा दीजिए अपने जिंदगी के लिए, और जिंदगी में एक बार ही चांस मिलता है आपके समय में आपको लाइफ को चेंज करने में, और उसमें आपका सबसे अहम योगदान रहता है 10th क्लास का। 10th क्लास में अगर अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो 12 में भी अच्छा लाइएगा, अच्छा से और मेहनत कीजिए कि उससे अच्छा लाए। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन है और सबको बेस्ट ऑफ लक। ये 150 पढ़िए और अपने एग्जाम में जाकर 50 सब्जेक्टिव में 50 सब्जेक्टिव बना के आइए। उसके बाद इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर हमने 50 बनाया, 100 बनाया। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑल इन वन कोचिंग सेंटर बेतिया बाई अरविंद सर लिखा होगा, जय इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। मैं इसका पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आपके पास क्वेश्चन भी चला जाएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और प्रत्येक फिर इसके बाद साइंस का वीडियो आएगा, फिर सोशल स्टडी का आएगा, फिर संस्कृत का, हिंदी का, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग घर पर रहिए, मेहनत कीजिए, एग्जाम का तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप लोग भी बस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि ताकि वो भी अच्छा से रिजल्ट, उसका भी अच्छा रिजल्ट आ जाए। धन्यवाद।